Hello guys, today I am talk about comparison instruction. Okay, in previous lecture I will discuss with you comparison command. Okay, some commands are available in a Delta PLC of extra operation. Okay, so we used in Delta PLC and how to perform the action by the use of extra and external and advanced comparison commands in a Delta PLC. Okay, so how to use in Delta PLC advanced कंपेरिजन कमांड्स और फ्लोटिंग कमांड क्या होती हैं, हम लोगों ने अभी तक एब्सोल्यूट वैल्यू देखी किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक दो प्रोग्राम करेंगे, फिर हम लोग कंपेरिजन कमांड करना देखेंगे। तो कंपेरिजन कमांड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कंपेरिजन बिट बाय द यूज ऑफ टाइमर, और उसके बाद हम लोग सेट करेंगे ट्रैफिक लाइट का यूज कैसे करते हैं कंपैरिजन कमांड के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखने वाले फ्लोटिंग टाइप कंपैरिजन कैसे होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बिट हैं ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपेरिजन टाइमर की कैसे, क्योंकि टाइमिंग को भी कंपेयर करने के लिए हमारे पास ये कंपैरिजन कमांड का यूज होता है, बेसिक कंपैरिजन कमांड होती हैं। ठीक है, और नहीं तो इसके लिए हम लोग टाइमिंग कंपैरिजन के लिए TCMP वगैरह भी यूज करते हैं। तो मोस्टली कई टाइप के कंपैरिजन यूज होते हैं। स्पेशली अगर आपको यूज करना है तो TCMP वगैरह यूज कर सकते हो। टाइमर कमांड जो प्रीवियस लेक्चर में बताया है, पीछे जो मैंने कमांड बताई है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रीवियस लेक्चर आप ही डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, तो अच्छे से आप देख सकते हो और काम भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ, वो आपको प्रोग्राम करना है। देखो क्या है, X1 यूज फॉर स्टॉप बटन। किस लिए यूज कर रहे हैं X1 को? स्टॉप बटन के लिए। ठीक है, व्हेन प्रेस टू X0 देन Y0 ऑन। क्लियर? जैसे मैं X0 को प्रेस करता हूं वैसे Y0 ऑन हो जाए। तो ऑन कितनी देर के लिए? ऑन फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए Y0 ऑन हो जाए। एंड Y0 आफ्टर 2 सेकेंड्स अगैन ऑन फॉर 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि Y0 को ऑन करना है 2 सेकेंड के लिए, फिर Y0 को ऑफ भी करना है कितने देर के लिए? 2 सेकेंड के लिए। अगैन फिर 3 सेकेंड के लिए Y0 को क्या करना है? ऑन करना है, और फिर वो कंटिन्यूसली ऑफ रहना चाहिए। ये प्रोग्राम बनाना था हमको। ठीक है, बाय द यूज ऑफ टाइमर। फिर से सुन लो, Y0 को पहले 2 सेकेंड ऑन रखना है, फिर 2 सेकेंड तक उसको ऑफ रखना है, 2 सेकेंड के बाद उसको 3 सेकेंड के लिए फिर से ऑन करना है, और 3 सेकेंड के बाद कंटिन्यूसली ऑफ करना है। ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, वो सारी चीज़ें देखो। तो मैंने X0 को यहाँ टाइमिंग डायग्राम दिखाया कि X0 को मैंने जैसे ऑन किया तो Y0 ऑन होगा कितने सेकेंड के लिए? 2 सेकेंड के लिए। फिर वो 2 सेकेंड के लिए बंद रहा, दैट मीन्स टोटल टाइम कितना हुआ? 20 सेकेंड। 20 40 सेकेंड का। ठीक है, 40 का मतलब ये होता है 4 सेकेंड। ठीक है, समझ में? 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड नहीं है, 20 सेकेंड आपकी वैल्यू वो मिली सेकेंड में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर उसके बाद हमारा कितने सेकेंड ऑन होना चाहिए? ऐसा नहीं 30 सेकेंड लिखा है, 30 मिली सेकेंड में है, बट हमारा काम हो रहा 3 सेकेंड, तो उसको 30 लिखना पड़ता है हमको। ठीक है, तो रेजोल्यूशन जो होता है वो 100 मिली सेकेंड होता है ना, इस वजह से ऐसी वैल्यू हमको लेनी पड़ती है यहाँ पे। तो पहले 2 सेकेंड चलना है, तो यहाँ पे 20 हमने किया, फिर 2 सेकेंड ऑफ रहेगा, तो फिर हमने 20 सेकेंड उसको ऑफ 2 सेकेंड ऑफ किया, फिर 3 सेकेंड के लिए ऑन करना है, फिर 3 सेकेंड के लिए ऑन किया, फिर 3 सेकेंड के बाद Y0 ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये काम करवाना है। तो टोटल टाइम कितना हुआ? पहले यहाँ तक कितना हुआ? 40 सेकेंड। टोटल टाइम हुआ 70 सेकेंड। इसका मतलब 70 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? X0 को ऑन किया। ठीक, अब ये मेमोरी बिट क्यों लेते हैं आपको मालूम है? किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक प्रोसेस में रखने के लिए हम लोग मेमोरी बिट का यूज करते हैं, और मेमोरी बिट का यूज करके हम लोग टाइमिंग प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा? जैसे हम लोग बहुत सारे टाइमर का यूज करते थे। ठीक है, अब ये जैसे मान लो यहाँ पे 70 40 30 20 20 ये सब टाइम पड़े हैं, तो इसमें हम लोग
3 से 4 टाइमर का यूज करते, देखिए टाइमर का यूज करके बनाते प्रोग्राम। यही प्रोग्राम हम लोग अगर यहाँ पे बनाते हैं तो सिंपल सा बना सकते हैं, कंपैरिजन बिट का यूज करते हो, एक ही टाइमर लगाएंगे और एक ही टाइमर का लगा के कई सारी कंपैरिजन बिट का यूज करके y0 को ऑन करवा सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या है, पहले बात हुई कि 20 सेकंड के लिए ऑन होगा, तो हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल का यूज किया। 20 सेकंड 70 पूरा पड़ा है, 20 पर क्या होगा 20 सेकंड तक, मतलब सॉरी 2 सेकंड के लिए ऑन करेगा, 20 सेकंड नहीं है 20 मिली सेकंड में है, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं आपको पहले ध्यान दिला दे रहा हूँ कि यहाँ 20 पड़ा है तो मतलब 2 सेकंड, 30 पड़ा है तो मतलब 3 सेकंड, 40 पड़ा है तो मतलब 4 सेकंड, 70 पड़ा है तो 7 सेकंड। क्लियर, क्योंकि मेरे माउथ से निकल जाती हैं, ठीक है बातें। तो ये T1 है जो कि कंपेयर होगा, जैसे 2 सेकंड कंप्लीट होगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 2 सेकंड के तक फिर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड तक ऑफ रहना चाहिए, दैट मीन्स 20 सेकंड 2 सेकंड चला, 2 सेकंड के बाद फिर कितने सेकंड तक बंद रहा, 2 सेकंड एक्स्ट्रा बंद रहा। फिर 2 सेकंड के बाद जब 4 सेकंड हो गया तो 4 सेकंड के बाद क्या हो गया, ये ऑन हो गया। क्लियर, फिर ऑन हुआ तो कमांड दे दिया किसको, 70 वाले को। अब ये बता रहा लेस देन इक्वल टू, ऑलरेडी हमारे पास 70 है, ठीक है, दैट मीन्स 7 सेकंड, ठीक है। तो टोटल टाइम हुआ हमारे पास 7 सेकंड, तो 7 सेकंड जैसे होगा फिर कंटिन्यूसली ऑफ हो जाएगा, ठीक। और ये बिट तो ऑलरेडी ऑन ही रहेगी, जिस पे मेरा कर्सर है, जिस पे 70 है, 7 सेकंड वाली बिट हमेशा ऑन रहेगी, ठीक। और जैसे ये 40 के बराबर मतलब 4 के बराबर आएगा, ठीक है, 40 का मतलब 40 के बराबर तो होगा बट वो माना कितना जाएगा, 4 सेकंड। क्लियर, जैसे 4 सेकंड के बराबर आएगा तो सप्लाई पास कर देगा, ठीक। इस प्रोग्राम को आप करके देख लेते हैं हम लोग कैसे काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ISP सॉफ्ट और कॉम मैनेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हो यार, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता आपको, अभी प्रोग्राम ट्राई करना, नहीं होता तो बताना मुझको, क्या कहते हो हैं। ये प्रोग्राम आप लोग ऑलरेडी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। y0 को 2 सेकंड ऑन रखना है, फिर 2 सेकंड के बाद फिर उसको 2 सेकंड तक ऑफ रखना है, फिर उसको 3 सेकंड के लिए ऑन कर देना है, ठीक है। ये काम करना है, उसके बाद कंटिन्यूसली ऑफ ही रहना चाहिए, ये कंडीशन दी गई तुमको प्रोग्राम बनाने के लिए, समझ रहे हो। टाइमर बेस्ड प्रोग्राम है बाय द यूज ऑफ कंपेरिजन बिट, ठीक है। और तो ये प्रोग्राम सारे आप यहाँ पे डन कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है यूजिंग कंपेरिजन बिट एंड टाइमर ट्रैफिक लाइट प्रोग्राम। हम लोग ट्रैफिक लाइट प्रोग्राम का बनाए थे ना प्रोग्राम, बहुत सारे टाइमर का बिट का यूज किए थे, है ना। टाइमर 2-2 3-3 टाइमर लगाते थे, 4-4 टाइमर लगा लेते थे ट्रैफिक लाइट प्रोग्राम बनाते समय। अब यहाँ पे एक टाइमर लगाएंगे और टोटल टाइम जितना भी होगा मैनेज कर लेंगे और y0 y1 को ऑन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे रेड है, ग्रीन है और येलो है, ठीक। उसके बाद ये रीसेट भी कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास एक x0 है जो स्टॉप बटन है, x2 हमारे पास स्टार्ट बटन है, M0 मेमोरी बिट है जो पूरे सिस्टम को ऑन करने के लिए यूज हम लोग कर रहे हैं। सप्लाई जैसे देंगे x2 प्रेस करेंगे सारे सिस्टम के पास सप्लाई पहुंच जाएगी, ठीक। और हमारा जो टाइमर है और कंपेरिजन बिट है वो काम करना और आउटपुट है वो सब काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो 100 मिली सेकेंड का हमारे पास रेजोल्यूशन है, कितना है 100 मिली सेकेंड का रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब 100 मिली सेकेंड का हम कितने सेकेंड चलाना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड। हम चाहते हैं 1 सेकेंड तक हमारा रेड वाला ऑन रहे, उसके बाद रेड वाला ऑफ हो जाए, रेड इंडिकेटर दैट मीन्स y0 ऑफ हो जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई नहीं, उसके बाद हमने कहा कि 10 सेकेंड 1 सेकेंड के लिए फिर हमारा कौन सा ऑन हो जाए, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे 11 दिया, जैसे 11 के बराबर आता तो मैंने कहा भैया 2 सेकेंड के लिए हमारा y1 ऑन रहे, येलो वाला ग्रीन इंडिकेटर। और फिर हमने कहा कि येलो वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन रहे y2, वो हमने भैया कह दिया कि भैया तुम कितने सेकंड चलोगे, 1 सेकंड तुम भी चलना। कह रहे ठीक है हम भी 1 सेकंड चल लेंगे। तो कह रहे 1 सेकंड चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, हमने कहा जैसे 21 आता है 21 के ऊपर चलते रहना। फिर यहाँ पे मैंने 25 डाल रखा है, हमने कहा दैट यहाँ पे 25 पे रीसेट हो जाना, जैसे 25 के बराबर होता है वैसे T0 हमारा रीसेट हो जाएगा और ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करने स्टार्ट करेगा। फिर रेड जलेगा, ग्रीन जलेगा, येलो जलेगा, फिर रेड जलेगा, ग्रीन जलेगा, येलो जलेगा। जैसे 25 के बराबर पहुँचेगा वैसे हमारा क्या होगा, तुरंत रीसेट होगा और टाइमर जैसे रीसेट होगा वैसे ही दोबारा
फिर से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। टाइमर को तो जानते हो, टाइमर ये तो रिटेंटिव टाइमर तो है नहीं, इसके पास मेमोरी तो होती नहीं है, तो ये जैसे रीसेट हो जाएगा तो सप्लाई कट जाएगी इससे, और जैसे इस पे से जीरो हुआ ये, और ये तुरंत काउंटिंग करना फिर से स्टार्ट कर देगा। क्लियर? इस तरह से प्रोग्राम बनाना है। तो आप लोग बना सकते हो इस प्रोग्राम को। ठीक, टाइमर है हमारे पास, TMR जिसे कहते हैं, और 100 मिली रेजोल्यूशन लिया मैंने, 100 मिली सेकेंड। Y0 है ऑन फॉर 10 मिली सेकेंड, सॉरी 10 मिली सेकेंड इसका, यहाँ पे 100 मिली सेकेंड इसका रेजोल्यूशन लिया है। अगर आप 100 मिली सेकेंड लेते हो तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखोगे 0.1 सेकेंड के लिए इसको केवल ऑन करेगा रेड वाले को। Y1 को जो ऑन करेगा वो कितने समय के लिए ऑन करेगा? Y1 को ऑन करेगा 10 की पावर 10 इंटू -3 मल्टीप्लाई 11, तो इसका मतलब 0.110 सेकेंड के लिए इसको ऑन करेगा। तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने सेकेंड के लिए ऑन होने वाला है। ठीक, तो सबका टाइमर के रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसकी टाइम की वैल्यू, और हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग ये टाइमर का कैलकुलेशन के बेस पे सारी चीज़ें होती है। रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी हमको टाइम कंपेरिजन करना है। अब यहाँ हो सकता था कि आप 10 ना डाल के 40 डालते तो 10 में 4 सेकंड होता। अब यहाँ 11 ना डाल के यहाँ आप 50 डालते मतलब 5 सेकंड होता। यहाँ 21 ना डाल के आप डाल देते यहाँ पे 60 तो मतलब 6 सेकंड होता। आप यहाँ पे 70 डाल देते तो मतलब 7 सेकंड हो जाता, 7 सेकंड पे रीसेट हो जाता है हमारा। ठीक है, कितने सेकंड के लिए आपको चलाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइमिंग डालनी है, और टाइमिंग डाल के उसके रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर लेना, एक्चुअल टाइम निकाल लेना है आपको। क्लियर है? ये सारी चीज़ें होती। अब जैसे मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 50 तो कितना आएगा मिली सेकेंड में, 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगी, है ना? तो कितना बचेगा? केवल 5 बचेगा, तो दैट मीन्स 5 सेकेंड चलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीज़ों को करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलो करके थोड़ा बहुत। नहीं कहोगे सर ऊपर ऊपर ही बता दिए आप, करके ही नहीं दिखाओ। कमेंट कर दिया करो भाई अगर मैं करके नहीं दिखाता हूँ, सर करके बता दीजिए एक बार। हमको लगता है कि कमेंट तो आया नहीं किसी का, तो आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। यहाँ पे मुझे LD कमांड देता हूँ और एक X एंटर कर देता हूँ। मैं सिमुलेशन बेस पे कर रहा हूँ इसलिए इसको NC बना लेता हूँ स्टॉप बटन को। अगर मुझे PLC पे काम कर रहा होता तो मैं X0 को NCPB स्विच चूज करता हूँ, उसको बफर ही रखता। क्लियर? और सबसे पहला वाला प्रोग्राम आपको करके दिखा देता हूँ फटाक से। ये वाला प्रोग्राम कैसे बनेगा? X0 यहाँ पे है और X1 है, किस तरह से सारी चीज़ें होनी है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम भी देख पा रहे हैं कि X0 हमारे पास है, सॉरी इसको हमको बनाना है बफर। तो बफर बनाना है, इसी के पैरेलल लिखना है, तो डालो और टाइप करो और लिख दो यहाँ पे M0 एंटर मार दो। ठीक, तो इसके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको LD X7 ले लेना है तो X7 हो जाएगा, और इसको NC बना लो स्टॉप बटन। ठीक है, क्योंकि सिमुलेशन बेस पे कर रहे हैं इसलिए NC ले रहे हैं। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें बताने वाली नहीं है, ये सब ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो, और ये इंट्रोडक्शन ही क्लास में बताया था मैंने, जब कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच बता रहा था तभी बताया था। अब यहाँ पे आउट इंस्ट्रक्शन लिखो, आउट, और लिख दो यहाँ पे M0, सॉरी एंटर कर दो। फिर नेक्स्ट नेटवर्क लो, उसमें आप कमांड डालो LD, चाहे LD डालते हो तब भी LD, और स्पेस नहीं देना है, और इसको लेस देन इक्वल रखना है, लेस देन इक्वल। तो ले हुआ इक्वल हुआ, और किससे कंपेरिजन करना है आप स्पेस दे सकते हो। तो मैं जो कंपेरिजन करना चाह रहा हूँ वो टाइमर से करना है मुझको। किससे करना है? टाइमर से। तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सेटअप करता हूँ, टाइमर से थ्रू देना। तो एक टाइमर हमको ले लेना है, यहीं पे सबसे पहले टाइमर लेना है। तो यहाँ पे M0 आप दो, तो LD कमांड दे के M0 दे दो, चाहे LD लिखो चाहे एंड लिख दो। देखो मैं एंड लिखता हूँ, ठीक है, और M0 टाइप कर देता हूँ तब भी मिल जाएगा। ठीक, आप चाहोगे और लिख लो सर, और से भी मिल जाएगा। फर्स्ट कमांड किसी लिए भी डाल दो, और M0, वो भी यही इंस्ट्रक्शन को निकाल के दे देगा। ठीक है, और आई एंड आई LDI डालते हो तो वो इन्वर्टर देगा तुमको निकाल के। ठीक है, तो देखो वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट सारी चीज़ अच्छे समझ में तो आ जाए।
टाइमिंग नहीं खलता है, मेन चीज़ है कंटेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक टाइमर लगाना है, तो TMR निकाल लेते हैं, TMR एंटर कर लेते हैं और ये आ जाएगा TMR। ठीक है, अब टाइमर हो जाएगा, तो टाइमर में हम लोग टाइमिंग डाल सकते हैं। अब अब इसका रेजोल्यूशन 100 मिलीसेकंड का लेना है, तो इसको देखना पड़ेगा इसका रेजोल्यूशन क्या है। डिवाइस SE टाइप में जाओ PLC के, और टाइमर 100 मिली रेजोल्यूशन किसका है भाई, यही है, ये सारे टाइमर हैं। T0 से ले लो, उसका भी 100 मिली रेजोल्यूशन ही है। और यहाँ पे मैं इसको 2 सेकंड की बात थी ना, तो टोटल कितना चलाना था हमको, 70। मैंने 70 सेकंड टोटल कर दिया। अब यहाँ से मुझको सब ब्रांच निकालनी पड़ेगी, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पर पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहीं पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इस पर रेड आइकन है, और इस पर मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ LD। अब इसी तरह से LD डालो, एंड या और लिखो, और उसके साथ लेस देन इक्वल का सिंबल मारो, और कंपेरिजन किससे कर रहे हो, T0 से कर रहे हो तो T0 दे दो, स्पेस दे दो, कितनी वैल्यू से कंपेयर करोगे वो भी बताना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ 20, दैट मीन सेकेंड। ठीक, तो इतना सब कंपेरिजन लिखने के बाद ये आ जाता है। अब इसी के पैरेलल लाना है, क्या लाना है, पैरेलल। अब जब भी पैरेलल इसके लाना है तो और कमांड लिखो, डायरेक्ट और लिखो और काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और लिखने से काम हो जाएगा आपका। और यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रेटर देन, क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, और यहाँ पे आप और लिखेंगे, अब LD नहीं लिखेंगे, और लिखना, दैट मीन्स पैरेलल लाना है ना, तो और लिखो, एंटर मार दो तो जस्ट इसके पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, और इसके पैरेलल जब आ जाएगा तो इसके सीरीज में भी लाना है हमको, सीरीज में लाना है तो एंड में रखो, एंड में रखोगे तो अब यहाँ पे रखोगे लेस देन। ठीक, अब कितना रखना है, तो मैं अभी एंटर कर लेता हूँ, बाद में एंटर करवा दूंगा इसको। तो मुझे यहाँ पे 40 करना है, 40 एंटर कर दो, यहाँ पे 70 करना है तो 70 कर दो। ठीक है, प्रोग्राम अपना देख लो, 2 सेकंड के लिए ऑन रखेगा, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ रखेगा Y0 को, यहाँ पे Y0 एंटर कर देते हैं। ठीक, और सॉरी यहाँ पे उल्टा इंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए था। ठीक है, और ये वाला 70 होने चाहिए था, और ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है इस साइड, इसको आप अनपिन करो तो थोड़ा स्पेस भर जाएगा हमारा लोगों का। ठीक है, लोग सही से देख पाएंगे, इसको डिलीट करो। ये Y0, ये हमारे पास टोटल है 40 पे आ जाएगा, 40 के बाद ऑन हो जाएगा। ठीक है, और 2 सेकंड के बाद, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 70 के बाद ऑफ हो जाएगा। ये काम होना है, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। तो बड़ी ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझना आना चाहिए, टाइम को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सी बात, सब सीख जाओगे। थोड़ा टाइम दो अपने आप को सीखने के लिए, और वीडियो लॉन्ग हो कोई मतलब नहीं है, बट अच्छे से समझ लो आप, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप काम भी कर पाओगे। ये तो ये सारी चीज़ें मैंने इनेबल कर लिया है, और इसको मैं जैसे ऑन करता हूँ, सेट ऑन, ये होल्ड हो जाता है, और टाइमर अपना काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखो, अब 2 सेकंड के लिए ऑन है, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी, और फिर हमेशा के लिए ऑफ हो जाने की कंडीशन थी ना, तो जब हमेशा के लिए ऑफ हो गई कंडीशन, तो यहाँ पे आपका 70 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 71 होना चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन जैसे ऊपर जाएगी तो फॉल्स हो जाएगी, ये 71 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है यहाँ पे, इस वजह से ये काम कर जा रहा है। तो फिर से इसको अब ये सही है। ठीक है, अब जैसे ऑनलाइन मोड में आते हो, आप सेट ऑन करते हो, इसको सेट ऑफ करो पहले एक बार, तो यहाँ से इसको ऑफ करते हैं हम लोग, तो टाइमिंग इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगा, तो टाइमिंग देखो 0 हो गई।
और जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये टाइमिंग काउंट करेगा। 2 सेकंड के लिए ऑन किया था, आप देख भी पाए, फिर हमेशा के लिए ऑन करेगा ये। और उसके बाद 71 हुआ और 70 कह रहा है 70 बराबर है या कम है। ठीक है, सॉरी एक बार देखते हैं प्रोग्राम में क्या है अपना। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, सही है, यहाँ पे लेस देन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन ऑफ कंटिन्यूसली और ये T1 हो गया। ये सारी चीज़ें तो सही हैं। ठीक है, तो ये देखो कंटिन्यूसली क्या है, ऑफ हो गया ना, कंडीशन यही थी ना भाई। देखो क्या था, Y0 ऑन होना चाहिए 2 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड के लिए ऑन हुआ, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, आप दिखा देता हूँ एक बार मैं फिर से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ देखो ये है, ऑफ है ना। अभी जस्ट ऑन करूँगा, जस्ट देखना 2 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब मैं जैसे ऑफ करूँगा, देखना Y0 को देखना 2 सेकंड के लिए चलेगा, ये चला, और देखो बंद हो जाएगा 2 सेकंड बाद, बंद हो गया। अभी देखो कंटिन्यूसली के लिए ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फिर क्या होगा 70 पे देखो ऑफ हो जाएगा, 70 के ये बंद हुआ, हमेशा के लिए क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी में आता था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये ट्रैफिक लाइट वाला प्रोग्राम था। तो ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम भी आप इसी तरह से बना सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यार। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम मैंने बना बना के खुद से टेस्ट कर लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ये प्रोग्राम बना सकते हो खुद से। ठीक, तो ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम आप ही लोग बनाओगे, मैं नहीं बना रहा। ठीक है, लेकिन नहीं बनता है तो आप कमेंट करना, मैं बना के दिखा दूंगा आपको। ठीक, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन लेना है। और टाइमिंग टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग डालोगे कि कितने सेकंड रेड जलना चाहिए, कितने सेकंड ग्रीन जलना चाहिए और कितने सेकंड येलो जलना चाहिए। ठीक है, मैंने समझा तो दिया ही आपको। यहाँ पे मैंने 10 डाल रखा, दैट मीन्स 1 सेकंड तक रेड जलेगा। फिर उसके बाद 11 से लेके 20 तक, मतलब टोटल कितना हुआ भाई, 10 ही तो हुआ। अगर 11 से 20 तक काउंट करोगे कितना होगा, 10। तो उसके बाद जैसे 11 से और 20 के बीच में चलता है, तो वहाँ पे कितने सेकंड के लिए ऑन हो चाहिए, 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड के लिए ग्रीन भी ऑन होगा। फिर कह रहा है कितने सेकंड चलना चाहिए, येलो वाला तुम्हारा, येलो वाला हमारा भाई कितना चलिए, केवल 5 सेकंड चलना चाहिए, 5 सेकंड बाद बंद होना चाहिए। तो 5 सेकंड बाद रीसेट हो जाएगा। 21 से 5 तक, 21 से कितना चलेगा, 5। भाई 21 से काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 ही तो हुआ 21 तक। तो 5 सेकंड तक हमारा क्या चलेगा, येलो चलेगा। और 5 सेकंड बाद जैसे वैल्यू 25 के इक्वल हो जाएगी टाइमर की, वो तुरंत रीसेट कर देगा। अब ये जैसे रीसेट होगा, और इसके पास मेमोरी तो होती नहीं है, ये फटाक से फिर से काउंटिंग करेगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस तरह से करेगा। नहीं समझ में आया दोबारा बोलना, दोबारा समझा दूंगा। आई होप आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आप और सिमुलेट करोगे, देखोगे समझोगे, आ जाएगा। कोई टिपिकल नहीं है आपसे। ठीक है, हो जाएगा प्रोग्राम ये। चल तो नेक्स्ट पेज पे फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्टैक्ट टाइप कंपेरिजन। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप डेसिमल का यूज कर सकते हो, डैट मीन्स दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं का यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि 2.3 2.3 क्या 2.33 एक दूसरे के इक्वल हैं, यस इक्वल है, इसलिए y1 ऑन हो गया। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या होता है, FLD होता है, एफ एंड होता है, एफ और होता है। ठीक, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कंपेरिजन कंट्रोल अब 32 बिट के लिए होते हैं। कितने के लिए, 32 बिट के लिए होते हैं, ये 16 बिट के लिए नहीं होते हैं। ठीक, 32 बिट आप टाइम काउंटर लगाते हो तो इसमें आपको मिलेंगे। अब ये XMP क्या होता है, CMT टेबल क्या होता है, कंपेरिजन, ये सारी चीज़ें आपको और पढ़ना है। ठीक है, इसको बारे में और पढ़ना, आप लोग भी अपने आप सीखो कुछ थोड़ा बहुत। और जैसे मुझे मालूम हो जाएगा XCMT कैसे काम करता है और XCMP कैसे काम करता है, मैं आपको बता दूंगा। आपको मालूम हो जाता है तो आप भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इससे इंटरेक्टिव सेशन बन सकता है हमारा लोगों का। उसके बाद तो इस तरह से देखते हैं हम लोग यहाँ पे कई सारे FLD इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिमुलेशन ऑफ करते हैं और नो करके छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास टाइमर था, टाइमर का हम लोग प्रोग्राम बना भी लिए हैं। अब हम लोग कंपेरिजन कमांड देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ से कंपैरिजन कमांड देखेंगे किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं DCNT लाता हूँ, DCNT एंटर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ C200, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कितना 300 बहुत हो जाएगा, 3 हमको काउंटिंग करना है बस, तो मैं 5 पल्सेस दे बस बहुत है। ठीक है, मुझे एक एग्जांपल लेके आपको दिखाना है किस तरह से काम होगा। और ये ऊपर वाला जो नेटवर्क है मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं X0 डाल देता हूँ, मान लिया X पे हमारा सेंसर कनेक्ट है, वो पल्सेस भेजेगा इसको। उसके बाद ये कंपैरिजन कमांड हमको देखना, तो यहाँ पे एक मैं LD कमांड देता हूँ, एंटर करता हूँ और इस पर फंक्शन कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट को क्लिक करके मैं जाता हूँ FLD इंस्ट्रक्शन, आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कल पढ़ रखे थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोगों को बात करनी है, वो काम करनी है किस पे, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्टैक्ट टाइप कंपेरिजन। ये सारे कंपेरिजन हम आज सीखेंगे, ठीक, किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन उसी तरह से काम करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मुझे F देख के देना पड़ेगा, FLD। तो फंक्शन नहीं आ रहा भाई, FLD कोई फंक्शन थोड़ी ना होता, कंपेरिजन के साथ होता है। तो हमने कहा इक्वल दे दो मुझे पहले, तो एंटर करोगे तो आ जाएगा। वैल्यू भी आप साथ ही साथ एंटर कर सकते थे, C0 को कंपेयर कराना तो C0 से कंपेयर करा देंगे। अब यहाँ पे S2 जो है, S2 को आपको अब यहाँ पे डाटा रजिस्टर वैल्यू दे सकते हो, अदर चीज़ें भी सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं एंटर कर देता हूँ कि भैया जब 2 के बराबर है तब ये आउटपुट को क्या कर दे, ऑन कर दे। तो मैं चाहता हूँ Y0 इससे आउटपुट कनेक्ट हो जाए, तो आउट इंस्ट्रक्शन लिख के और Y0 एंटर कर देते। सही आउट नहीं लिखा मैंने, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो आप कि मैं ये इतना किया, उसके बाद DCNT हुआ, उसके बाद ये X0 हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अब इसको जब कंपेरिजन करना है तो ये देखो फ्लोटिंग वैल्यू के साथ कंपेरिजन करेगा। तो मैंने कहा जब तक ये 2.5 नहीं हो जाता है तब तक आप ऑन मत करना 0 को, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू को कंपेयर करेगा कि 2.5 होता है कि नहीं होता है। तो जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो फ्लोटिंग वैल्यू कंपेरिजन में ले, ठीक है। क्या लगता है आपको ये वैल्यू आएगी इसके पास, इतनी वैल्यू कंपेरिजन कर पाएगा ये। एक काउंट किया, 2 काउंट करेगा, 2 काउंट कर लिया, फिर काउंट करेगा 3। कभी इक्वल ही नहीं होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू चलती नहीं है काउंटर की, समझ रहे हो। तो फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू इंसर्ट ही नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ ये देखते हैं हम लोग, इसको फंक्शन F1 प्रेस करके हम लोग पहुँच जाते हैं कंट्रोल F1। यहाँ पे इसकी सोर्सेज देखें क्या है। ये कह रहा है S1 में आप टाइमर का एड्रेस दे सकते हो, काउंटर का एड्रेस दे सकते हो। S2 में भी आप टाइमर का एड्रेस दे सकते हो, काउंटर का एड्रेस दे सकते हो, और डाटा रजिस्टर, D का मतलब डाटा रजिस्टर वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैल्यू दे सकते हो। फिर उन्होंने यहाँ के कमांड वगैरह बताई है कि किस तरह से ये S1 S2 अगर बराबर होगा तो ऑन होगा आउटपुट, S1 ग्रेटर देन होगा S2 से तो ऑफ, तब भी ऑन होगा। तो ये कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है, अगर ट्रू होती हैं तो आउटपुट ऑन होगा, अगर कंटिन्यूटी वाली कंडीशन फॉल्स होती हैं तो मतलब डिसकंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, उस केस में हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इनका इंस्ट्रक्शन तब यूज किया जाता है जो FLD इंस्ट्रक्शन है। FLD इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शन, ये जब एनालॉग सेंसर से वैल्यू ली जाती हैं, तो जैसे पॉइंट में वैल्यू आती है कभी कभार, तो वहाँ जब पॉइंट में कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब किया जाता है पॉइंट में, तब वहाँ वैल्यू हम लोग कंपेयर करवाते हैं इससे। ठीक है,
अब जहाँ से मुझे जो मान लो कि एक्चुअल में वैल्यू जो कंपेरिजन करवानी होती कि मुझे 5 कंपेरिजन कराना होता मान लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ एक बार फिर से। तो देखो क्या फ्लोटिंग वैल्यू और डी फ्लोटिंग वैल्यू दोनों कंपेयर करेगा ना, ये केवल फ्लोटिंग वैल्यू को ही कंपेरिजन करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेरिजन नहीं करेगा भाई। तो आपको 5 लिख के भले तुम इसको बाद 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 5.0 देना पड़ेगा आपको। ये फ्लोटिंग वैल्यू है, आप डाउनलोड करोगे एरर नहीं शायद शो करेगा, नहीं शो करता। पॉइंट आपको देना ही पड़ेगा, जब तक पॉइंट नहीं दोगे तब तक ये एरर शो करता रहेगा, ठीक है। अब भले यहाँ पे मैं इसको कंपेरिजन कराऊंगा, कंपेरिजन करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट ऑफ, सेट ऑन, 5 पे ऑन करना है उसको कंपेयर करके, ठीक है। 5 हो गया, पर इसने वैल्यू तो एको नहीं ली, यहाँ पे C0 को कमांड भी दे दिया हम लोगों ने, है ना। देखो 6 भी पहुंच गया, अब भी काउंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम, अब भी काउंट कर रहा, 7 भी काउंटिंग देखो हो रही, पर इसने 5 तो है यहाँ पे कंपेरिजन वैल्यू नहीं ली, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है यहाँ देखो, जैसे आप डालोगे 5.0 एंटर करोगे, जैसे आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन करने की कंडीशन में रखेगा, ठीक है। तो ये C0 कह रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं चल रही है, ठीक। DCNT में आप यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू दे नहीं सकते हो, प्रॉब्लम है आपके लिए कि यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू जगह डालोगे तो काम ही तो नहीं करेगा। 5.0 जगह एंटर कर दूँ, यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑफलाइन करूँगा और डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा, एरर नहीं होना चाहिए, बस एरर शो कर देगा, क्योंकि 5.0 आप नेटवर्क ID 1 में एरर 0 आ जाएगा, 5.0 नहीं दे सकते हो आप इसमें काउंटर के अंदर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको काउंटर की जो सॉरी ये जो इंस्ट्रक्शन है एफ, ठीक है, इसका इस इंस्ट्रक्शन का यूज आप करोगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, जहां पर वैल्यू आपको कंपेयर करानी होगी वहां पे, ठीक है। उस केस में आप यूज करोगे, क्योंकि वहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना पड़ता है ना। तो ये जो फ्लोटिंग वैल्यू है, अभी तक हम लोग एब्सोल्यूट कंपैरिजन कमांड पे काम कर रहे थे, जो प्रीवियस लेक्चर में लिया, और अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया टाइमर और ट्रैफिक लाइट का और टाइमर बेस वाला जो बताया, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ वो वैल्यू, वो वाले फंक्शन जो हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ काम करेंगे। बट ये जो आपको दिख रहे हैं एफ के साथ, ये फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब कि दशमलव के बाद वाले अंक पर भी काम करते हैं। तो ऐसा जब कैलकुलेशन होता है ना, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एफ, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होता है। तो FLD जिस तरह से हम लोग पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े, FLD, एफ एंड, एफ और, सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस पैरेलल करना है तो एफ और डालो, एंड करना है तो दो वैल्यू जिसे मल्टीप्लाई करना है, मान लो कि एफ एंड ग्रेटर देन एफ एंड इक्वल डालना है और दोनों को सीरीज में डालना है, तो आप एंड कमांड लगाते जाओगे तो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, क्लियर। तो मैंने आपको यूज भी बता दिया कहाँ पे होता है इसका, और साथ ही साथ ये तो सीख ही गए हो यहाँ पे। दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर कंटेंट ऑफ API एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूटी इंस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूटी इंस्ट्रक्शन यूज टू फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग ऑपरेशन जब होता है वहाँ पे हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे एंड लिखना है, तो एंड में अगर मुझे देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ एंड लिख लो, LD भी लिख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि FLD के साथ एंटर कर दूँ तब भी हो जाएगा, देखो एंटर हो गया ना सीरीज में। अगर मैं चाहूँ कि एंड के साथ भी एंटर कर दूँ तब भी एंड में सीरीज में आ जाएगा, एंड और मैं ग्रेटर देन इक्वल लेके एंटर कर देता हूँ, स्पेस देता हूँ अब C0 और 5.6 देता हूँ और ये वैल्यू दे दी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया F और एंटर मार दूंगा, तो ये देखो एंड हो गया ना। ये दो फंक्शन ने एक दूसरे से मल्टीप्लाई ना सीरीज में है, दैट मीन्स एंड ऑपरेशन। इसी जगह पे मैं लगा सकता था कि ऑफ पैरेलल ऑपरेशन लगाना था तो मैं पैरेलल ऑपरेशन भी लगा सकता, देखो अगर मुझे पैरेलल ऑपरेशन लगाना होता, इन दोनों के पैरेलल में जाना है, इन दोनों के पैरेलल में जाना, तो मुझे पैरेलल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा और एफ और एफ और,
तो ये और जब होगा तो और का मतलब होता है पैरेलल, एंटर मारोगे खटाक से पैरेलल ले लेगा। ठीक है, ये क्या ले लिया, इसका पैरेलल ले लिया। इसका पैरेलल देना है तो इसके लिए भी तुम यहीं पे और डालोगे। क्या डालोगे, और डालोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और डालना है तो और डाल दो, एंटर कर दो तो इसके भी पैरेलल में और आ जाएगा। तो बहुत ही क्रिटिकल कैलकुलेशन होता है, बट आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फ्लोटिंग कंपैरिजन। ठीक है, एब्सोल्यूट कंपैरिजन के लिए जो पीछे वाले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया वो कमांड आप यूज कर सकते हो कंपैरिजन कमांड में। ठीक, बहुत सारी कंपैरिजन कमांड हैं, एब्सोल्यूट कंपैरिजन कमांड बताया भी हूँ मैं तुमको। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको इंस्ट्रक्शन का यूज बताया। एंड लगाना है, और लगाना है, जो भी ऑपरेशन करना, फंक्शन वही आएंगे, बस और लगाओगे पैरेलल, एंड लगाओगे मल्टीप्लाई, एलडी मारोगे तो मल्टीप्लाई, एलडी भी मल्टीप्लाई में चलता है, पैरेलल में एलडी भी चलता है। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने तुमको ये फ्लोटिंग वाले इंस्ट्रक्शन बताए कि फ्लोटिंग कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है, एनालॉग कंपैरिजन वैल्यू करने के लिए हम लोग उनका यूज करते हैं। ठीक है, और जब एनालॉग चीज़ें पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा किस तरह से एनालॉग फ्लोटिंग वैल्यू को कंपेरिजन करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे कंपेयर करना है वैल्यू को, तब मैं वहाँ पे यूज में लूँगा इसको। तब वो प्रोग्राम बना के आपको मैं इंडस्ट्रियल प्रोग्राम बनाऊंगा, तब ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको कंपेरिजन कमांड इसलिए बता दिया क्योंकि आप इस पर थोड़ा बहुत अवेयर रहो और इस पर काम भी करो। ये कैसे काम कर रहा है आपको ये भी तो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपको सुना एफएलडी, मालूम ही नहीं एफएलडी क्या होता है भाई। फ्लोटिंग वैल्यू कॉन्टैक्ट होती है, डेसिमल वैल्यू को कंपेरिजन में लेता है। ठीक, और एब्सोल्यूट वैल्यू पे कंपेरिजन करने के लिए इतने सारे इंस्ट्रक्शन है, ये जोन वाले कंपेरिजन है, इतने सारे इंस्ट्रक्शन आप कॉन्टैक्ट वैल्यू दे सकते हो विदाउट डेसिमल। ठीक, विदाउट दशमलव के काम करने वाली कंपेरिजन कमांड आप इतने यूज कर सकते हो। और अगर आपको फ्लोटिंग करने के लिए यूज करना है तो ये दशमलव के बाद अगर काम करना है कैलकुलेशन पे तो आप फ्लोटिंग कमांड का यूज कर सकते हो कंपेरिजन करने के लिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन खुल के जाते हैं, CMP। अच्छा, यहाँ पे पहले कंपैरिजन देखते हैं, जोन कंपेयर कैसे करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये सारे बहुत टाइप के इंस्ट्रक्शन हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का इंस्ट्रक्शन आता हो। ठीक है, बहुत टाइप के इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो एक यहाँ पे देख रहा हो जोन कंपेयर है, जोन कंपेयर CPP है, जोन कंपेयर DGCP है, और ये हम जानते हैं कि एक ZCP काम कर रहा है। जिस तरह से ZCP वो उसी तरह से सेम काम करता है ZCPP। DZCP जिस तरह से काम करता है उसी तरह से DZCPP काम करता है, क्योंकि ये CPP जो होता है जिसके पीछे डबल P लगा हुआ है वो API फंक्शन होता है, और जो ZCP लिखा है वो API फंक्शन नहीं होता। तो ये API फंक्शन होता है, डैट मीन्स API में मिलता है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये ZCP और ZCPP दोनों सेम है, दोनों कंपैरिजन कमांड सेम है। D ये क्योंकि 16 बिट है, अभी जिसमें D लग जाता है वो 32 बिट बन जाता है। तो 32 बिट में कौन यूज होगा, DZCP और DZCPP, ये दोनों सेम होते हैं। DD वाले दोनों सेम है जहाँ पे मेरा कर्सर है, और ये ZZ वाले दोनों सेम है। क्लियर, ये कंपैरिजन कमांड भी जोन कंपेयर कमांड होता है। कैसे काम करता है ये देखो। तो जोन कंपैरिजन कमांड में आप हमको क्या करना पड़ता है, जो एड्रेसेस देनी पड़ते हैं वो डिफरेंट एड्रेसेस देने पड़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब 32 बिट में आप जाते हो ना तो आपको 2-2 बिट का एड्रेस डिफरेंस डालना पड़ता है। एक बिट का एड्रेस का आप डिफरेंस दोगे तब नेक्स्ट बिट का डाटा रजिस्टर यूज करते हो आप। ठीक है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बताना भूल गया था आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं करके बताता हूँ आपको कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी कमांड होती हैं जो आपको यूज करना चाहिए। ZCP जिस तरह से काम करता है सेम बिल्कुल काम करेगा ZCPP। जिस तरह से अब ये दोनों जो ZCP होते हैं और ZCPP होते हैं 16 बिट होते हैं, 16 बिट में यूज करना तो इनको यूज करो। DZCP जो होता है और DZCPP होता है ये होते हैं 32 बिट के। ज़्यादा डाटा तुम्हारा लार्ज है तो आप 32 बिट यूज करो। ठीक है, अब ये कैसे कंपैरिजन कमांड लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। S1 जो होता है वो लोअर बाउंड जोन कंपैरिजन होता है, S2 जो होता है वो अपर बाउंड जोन कंपैरिजन होता है, S जो होता है वो कंपैरिजन वैल्यू होती है, D जो होता है वो कंपैरिजन रिजल्ट होता है जो ऑक्युपाई करता है तीन आउटपुट को ऑक्युपाई करता है S, M और Y। आप अगर Y0 डाल लोगे तो Y1 Y2 Y3 ले लेगा,
अब y1 डाल दोगे तो y1 y2 y3 इस तरह से कंसिडर करेगा। ठीक, अब y3 डाल दोगे तो y3 y4 y5 ले लेगा। तो 3 आउटपुट को ऑक्यूपाई कर लेता है उसका स्पेस। ठीक है, डी में वैल्यू जैसे इसके जाती है। तो अब ये चीज़ हम करके दिखा देते हैं आपको एक बार कि जोन कंपैरिजन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सब मैं एंटर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जोन कंपैरिजन कमांड डालता हूँ जिसे कहते हैं ZCP। क्या कहते हैं? ZCP। तो ZCP हम लोग लेते हैं और एंटर मार देते हैं। ये आ गया ZCP। ये रहा। ठीक, अब S1 जो है हमारा लोअर बाउंड है। ठीक है, अब S1 में जो हम लोग बिट डिसाइड करने वाले हैं वो 32 बिट का डाटा इसमें असाइन होगा, सॉरी 16 बिट का। जब तक 16 बिट है उसमें आपको डाटा रजिस्टर में उसके डिफरेंस नहीं देना। तो मैंने कहा यहाँ पे 0 है, मैंने कहा यहाँ पे D1, यहाँ पे D1 कर लो। मैंने यहाँ पे D1 एंटर कर दिया। यहाँ पे वैल्यू जो मैंने एंटर कर दी, हमारा सोर्स है। क्या है सोर्स क्या बताता है भाई? सोर्स यहाँ बताता है कंपैरिजन वैल्यू। जो वैल्यू आपको कंपेयर करना है वो वैल्यू आपको सोर्स में देनी पड़ेगी। तो मुझे जो कंपेयर करना है भाई वो सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंपेयर करूँ 5 को कंपेयर करता हूँ। तो वहाँ पे आप डेसिमल भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ y0 से मैं ऑन करवा रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्लिक करता हूँ फंक्शन F1, इसकी स्पेसिफिकेशन देखता हूँ। तो S1 में वैल्यू आप डेसिमल में दे सकते हो, S2 में भी वैल्यू डेसिमल में दे सकते हो, S में भी डेसिमल में दे सकते हो, साथ ही साथ हेक्साडेसिमल। ये 16S जो लिखा है वो हेक्साडेसिमल में एड्रेस है। KNX KNY KNM डाल सकते हो। ठीक है, और TCD टाइमर काउंटर और डाटा रजिस्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इंडेक्स रजिस्टर होते हैं @FE, और ये वर्ड तो है ही है। ठीक, YMS यहाँ पे D में डालना पड़ेगा, YRMS। ठीक, और ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती है। तो ये कंपैरिजन कमांड कैसे काम करेगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, कंपैरिजन फंक्शन, और इसका आप मैनुअल में भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैनुअल भी आप इसके डेल्टा PLC के मैनुअल में जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक कमांड लेता हूँ, M1000 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? M1000 LD के साथ, LD कमांड के साथ स्पेस दे के एंटर कर देता हूँ। 100 किया मैंने, 1000 नहीं किया, 1000। तो ये वैल्यू जो M1000 स्पेशल बिट होती है ये आउटपुट को ऑन रखती है हमेशा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 5 कंपेयर करूँ, 5 ना कंपेयर करा के मैं यहाँ चाहता हूँ 3 ही होते मेरे लिए। और लोअर रेंज क्या रहेगी, अपर रेंज क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ये मैं ऊपर वाला नेटवर्क डिलीट करता हूँ और कंपैरिजन कराना है। काउंटर से भी कंपैरिजन करा सकते थे हम लोग। ठीक है, कि काउंटर की वैल्यू जितनी इंक्रीज डिक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमको चेंजमेंट लेना है, तो वो भी काम कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ से सिंपल देखते हैं कंपैरिजन वैल्यू कैसे होनी है। इसको डाउनलोड करते हैं, कंपेयर कमांड लगाते हैं। ओके, ये जैसे कंपेयर हुआ हम लोग आ जाते हैं ऑनलाइन। अब जैसे ऑनलाइन आते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैल्यू 00 है। अब ये देखो पहले काम कैसे करता है भाई। कह रहा है कि D0 डी ऑन कब होगा, डी का मतलब ये जिसमें Y एड्रेस Y0 पड़ा है वो ऑन कब होगा। कह रहा इफ S1 ग्रेटर देन हुआ S वैल्यू से तो Y0 ऑन होगा। ठीक, फिर कह रहा है कि D+1 मतलब कि D2 जो हमारा अलग एड्रेस पड़ा है D+1 ऑन होता है। तो उस केस में इफ S1 ग्रेटर देन इक्वल होगा S, यदि S1 से, ठीक है, और S2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा S से, तो उस केस में हमारा Y1 ऑन होगा। D+2 में जाता है, D+2 जो होता है वो कह रहा है इफ डाटा रजिस्टर नंबर 3 ऑन होता है उस केस में क्या होगा, अगर S2 से बड़ा होता है यस
तो हमारा वहाँ पे Y2 ऑन होगा। क्लियर। अब ये चीज़ हमको करवा के देखना है किस तरह से काम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कर तो लिए हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग मॉनिटर टेबल बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो एक मॉनिटर टेबल निकाल लेते हैं, यहाँ से न्यू बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे D0 से लेके मैं चाहता हूँ डाटा रजिस्टर जो एंटर हो जाए D5 तक, सॉरी 5 डाटा रजिस्टर एंटर करवा लेता हूँ। 5 डाटा रजिस्टर को एंटर करवा लिया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद जो है Y0 से एंटर करवाओ 3 आउटपुट को। तो यहाँ पे मैं 3 एंटर कर दूंगा। काउंट कितना करना है, 3 एंटर मार दूंगा तो 3 डाटा रजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, Y2 ऑन है। क्यों ऑन है भाई, Y2 क्यों ऑन है? अब ये चीज़ आप लोग बताओगे Y2 ऑन क्यों हो चुका है। Y2 इसलिए ऑन है क्योंकि हमने वैल्यू दी है पीछे 2। कितनी वैल्यू दी है, 2 वैल्यू दी है। 1 मिनट आप देखो, मैं सबको सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर सारी चीज़ समझ में आए। अब देखो यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ देखो क्या D0 D1 दोनों छोटे हैं किससे, S वैल्यू से। ये तीसरी नंबर D+2 वाली कंडीशन देखो, ऑन इफ S2 छोटा होगा किससे, यस से। तो देखो क्या 3 बड़ा है 0 से, यस बड़ा है, तो कौन आउटपुट ऑन रहेगा, Y2 ऑन रहेगा। तो Y2 ऑन है। क्लियर। अब हम यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं Y0 ऑन हो, तो मतलब S1 को बड़ा करना पड़ेगा S से। तो यहाँ पे D0 में वैल्यू हम लोग डाल देंगे कितनी, 5। एंटर मार देते हैं। अब देखो क्या हो गया भाई, सिंपल सा देखो क्या हुआ, Y0 ऑन हो गया ना। अब यहाँ पे देखो क्या S1 की वैल्यू कितनी है, 5, जो डाटा रजिस्टर D0 में पड़ी है, और यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है, 3। तो इस केस में क्या हुआ, Y0 ऑन हो गया। क्लियर। ठीक है, इस तरह से हम लोग Y0 को ऑन करवा लिए, कंपेरिजन करवा लिए। अब हम चाहते हैं कि S1 की वैल्यू, S की वैल्यू बड़ी रहे, तो S1 की वैल्यू छोटी करना है। तो हमने कर दिया भाई 1 कर देंगे या 2 कर देंगे। ठीक, S2 की वैल्यू हम लोग 5 कर देंगे। उस केस में हमारा Y2 ऑन होना चाहिए। तो S2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं और S1 की वैल्यू हम लोग कर देते हैं 2। इस केस में देखो क्या Y1 ऑन है, यस Y1 ऑन है। इस केस में देखो S से S1 छोटा है, S2 से S छोटा है। इस केस में हमारा Y1 ऑन रहेगा। तो देखो Y1 ऑन है और वैल्यू भी कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है, S2 से S छोटा है, S में वैल्यू पड़ी है 3 और S1 में वैल्यू पड़ी है 2। तो इस केस में Y1 हमारा ऑन रहेगा। तो इस तरह से तुम्हारा जो ZCP है और ZCPP है, ये दोनों एक साइड से काम करते हैं। अब 32 बिट के लिए आपको काम करना है तो 32 बिट के लिए आप वहाँ पे डाल दोगे DZCP। ठीक है, वो भी काम करेगा इसी तरह से। 32 बिट में देखो होता क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा, जिससे कि आपको समझ में आता है। अब यहीं पे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन नया ले लेता हूँ यहीं पे DZCP, जिससे कि आपकी दिक्कत ना हो। तो ये 3 आउटपुट को एक साथ ही रख। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करा लेता हूँ D0 है तो मैं यहाँ पे D1 एंटर कर लेता हूँ। सॉरी D1 ना एंटर करके यहाँ पे एंटर करवा लेता हूँ मैं D5। अच्छा, इसमें मैंने D5 एड्रेस दिया ना। अब इसके S1 में मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि 32 बिट का डाटा रजिस्टर 16 बिट का होता है। 16 बिट को 32 बिट में तोड़ोगे कितना होगा भाई, एक तो तुम्हारा D5 तो 16 बिट का एड्रेस है। अब ये हमारा जो कंपैरिजन कमांड है ये कितने का, 32 बिट का है, पर डाटा रजिस्टर कितने बिट का है, केवल 16 बिट का। तो इसका मतलब D5 तो मैंने ले लिया, D6 आपको ऑटोमेटिक छोड़ना पड़ेगा, तभी तो 32 बिट बनेगा। D5 लेगा
D5 का स्पेस लेगा और D6 का लेगा, तब तो बनेगा 32 बिट। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पे D1 में जो देना है तो 6 के आगे क्या होता है 7, तो आपको 7 एंटर करना है। फिर इसी तरह से S में अगर आप डाटा रजिस्टर का नाम दे रहे हो तो डाटा रजिस्टर की वैल्यू एंटर करोगे। क्लियर है? नहीं तो एरर जनरेट कर देगा आपका ये प्रोग्राम, है ना, वैल्यू नहीं सही दिखाएगा। अगर आप ऐसा डी लगा है तो आप एक डाटा रजिस्टर का गैप लो, उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस डिसाइड करो। तो मैंने यहाँ पे D5 है D6 का गैप लिया और D7 एड्रेस डिसाइड किया S2 में, क्योंकि यहाँ पे 32 बिट की बात हो रही है। ठीक, तो 3 ही रखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एंटर कर लेता हूँ। चलो, और इसके मैं इसको डिलीट ही कर लेता हूँ, केवल DZCP भी देखता हूँ केवल बस। ठीक है, और चलो मैं यहाँ पे Y1 लेता हूँ जिससे कि और क्लियर हो जाए आपको। और यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ आपको D5। तो मुझे जो एंटर हो गया D5 से मुझे लेना है अब, तो D5 से मैं लेना चाहता हूँ 5 लूँगा तो 4 आ जाएंगे, पूरा 5 के 5 एंटर कर लेंगे तो D9 तक आ जाएगा। उसके बाद मुझे एंटर करवा लेना है यहाँ से Y0 Y1 एंटर करके 3 एंटर करना है, तो इस तरह से आ जाएगा Y1 Y2 Y3। तो हमारा सबसे लास्ट वाला कौन सा है? Y3 वाला ऑन रहेगा। तो लास्ट वाला बिट क्या होता है? अब यहाँ पे देखो 3 वैल्यू बड़ी है ना, S बड़ा है S1 से भी और S2 से भी, इस केस में क्या रहेगा Y3 ऑन रहता है। अब जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 3 से ज़्यादा क्या करूँगा 4, वैसे हमारा Y1 क्या हो जाएगा ऑन हो गया। देखो ऑन हो गया ना, Y1 ऑन हो गया। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा Y7 D7 में इंसर्ट देता हूँ। यहाँ अच्छा बाइनरी सिस्टम भी होता है। देखो बाइनरी नंबर कह रहा है कि ये जो 4 डालो 4 का बाइनरी ये होता है। इस तरह से आप बाइनरी नंबर भी देख सकते हो। ठीक है, और हाइड कर दोगे बाइनरी नंबर तो हाइड हो जाएगा। और इसी तरह से D7 में अगर मैं एंटर कर देता हूँ 6 से हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या होगा Y1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 एंटर कर दिया। 6 एंटर करते हुए क्या हुआ, ये वैल्यू तो बड़ी हो गई, 4 भी बड़ी है 6 भी बड़ी है, तो इस केस में तो ऑन होगा नहीं हमारा Y2। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 3 कर दो, इक्वल भी कंडीशन लेता है। ठीक है, इक्वल एंड ग्रेटर देन, तो इस केस में हमारा Y2 जो रहेगा वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3, देखो बीच की वैल्यू है, 3 क्या है बीच की वैल्यू है। D5 और D7 के बीच की वैल्यू में देखो क्या हो रहा है, 3 से लेके 6 की रेंज में आते ही वैल्यू कितनी 3 जो आती है वो कितनी आती है, तो ये लोअर बैंड और अपर बैंड के बीच की वैल्यू है। जैसे कि एक डाल दो और यहाँ पे डाल दो और कोई अदर वैल्यू, तो वो कंपेयर कर लेगा एक के, और मैंने एक डाल दिया S1 में और S2 में वैल्यू मान लो डाल दी मैंने 10, तो बीच की वैल्यू जो भी दोगे उस केस में हमारा Y2 हमेशा ऑन रहेगा। क्लियर है? तो ये लोअर बैंड अपर बाउंड इस तरह से सारी चीज़ें कंपेरिजन करता है। तो आई होप आपको ये कंपेरिजन समझ में आया होगा कि ZCP जो वैल्यू है और DZCP किस तरह से काम कर। ठीक है, इसकी इसी तरह से होता है हमारा DEZCP और एक होता है DZCPP। DEZCP और DEZCPP जो होते हैं ये दोनों सेम होते हैं। भाई मैंने बताया ना API फंक्शन जुड़ा होता है, जो डबल P के साथ है वो API फंक्शन है, एक P के साथ है तो API फंक्शन नहीं है, विदाउट API फंक्शन है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेस में हम लोग डबल PP का यूज करते हैं, जनरल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू के लिए यूज की जाते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, जिसमें E लगा हो। 32 बिट तो है क्योंकि D लगा है, 32 बिट का है, और साथ में उसके बाद E लगा है। E का मतलब ये है कैपिटल E, वो कह रहा फ्लोटिंग वैल्यू दे सकते हो उसमें। जैसे अभी हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू कंपैरिजन में यूज किए ना, दशमलव वाली वैल्यू 5.3 5.6 5.7, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, और उस कंपैरिजन में भी यही होने वाला है जो अब मैंने अभी बताया।
ZCP में। तो उसी तरह से DEZCP भी होता है। कैसे देखो, यहीं पे मैं एंटर करवा लेता हूँ, बीच में ई लिख लेता हूँ और कर लेता हूँ इसी को, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया। तो इस केस में भी हमारा देखो यहाँ पे वैल्यू जो होंगी वो हमको फ्लोटिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। कैसी वैल्यू देनी पड़ेगी? फ्लोटिंग वैल्यू। देखो मैं जैसे अभी डाउनलोड करता हूँ, ठीक, तो यहाँ देखो विदाउट फ्लोटिंग वैल्यू है क्या, विदाउट फ्लोटिंग वैल्यू। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वैल्यू देनी पड़ेंगी। 5 पॉइंट, मैंने 5 डाल देता हूँ, जैसे कि 5.5, ठीक है, 5 एंटर कर दिया। अब ये बताओ 5.5 और 6 S2 में वैल्यू पड़ी हो 3 है ये। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई? क्या 5.5 और 6 के बीच में हमारा कंपेरिजन वैल्यू 3 आता है? नहीं आता है, क्योंकि 5 बड़ा है, 6 भी बड़ा है। उस केस में हमारा y1 ऑन रहेगा। क्या ऑन रहेगा? y1 ऑन रहेगा। यहाँ पे देखो आप, ये हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। S1 भी ग्रेटर देन है और S2 भी ग्रेटर देन है। किससे? S से। उस केस में y0 ऑन रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो y0 ऑन रहेगा। अब मैं मान लो कर देता हूँ D5 की वैल्यू मैं कर देता हूँ 1.5। अब देखो क्या हुआ, अब कह रहा है 1.5 और 6 की वैल्यू जो पड़ी है। अच्छा, ये फ्लोटिंग वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेता है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी। तो 32 बिट का है, तो देखो यहाँ पे 32 बिट ऑलरेडी उसने चूज करके रखा है। ठीक, तो मैं इसमें डालता हूँ 5.5, एंटर मार देता हूँ, ओके कर दिया। तो इस केस में देखो y2 ऑन है, ये बता रहा ना सही। तो हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू को कंसीडर करेगा। S1 में फ्लोटिंग वैल्यू डालोगे डेसिमल वाली, S2 में भी फ्लोटिंग वैल्यू डालोगे। तो यहाँ पे देखो जो फ्लोटिंग वैल्यू डाली, देखो यहाँ फ्लोटिंग में रिप्रेजेंट हो रहा है मॉनिटर टेबल में। 5.5 मैंने D7 में डाला है और D5 में मैंने डाला है 1.5। अच्छा, 1.5 और 5.5 के बीच में क्या 3 वैल्यू आती है? बिल्कुल आती है। ठीक, तो 3 वैल्यू इसके बीच की वैल्यू है, तो इस केस में क्या रहेगा? y2 ऑन रहेगा। अरे भाई देखो ना यार, क्या कहता है फंक्शन तुम्हारा। ये देखो S1, S जो बड़ा है वो 1.5 से बड़ा है, S2 3 से बड़ा है, 5.5 है वैल्यू। इस केस में कौन ऑन होगा? y1 ऑन होगा। देखो मेरा जहाँ पे कर्सर है, y1 ऑन हो जाएगा। क्लियर? तो ये फ्लोटिंग वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों को भी मॉनिटर करवा सकते हैं इससे हम। तो इस तरह से DEZCP भी काम करता है और DCP भी, ये दोनों फंक्शन सेम ही होते हैं, दोनों फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कहे DEZCP क्या होता है, सेम काम करता है जो काम करता है DEZCP, बट ये फ्लोटिंग कंपेरिजन होता है। ठीक, एब्सोल्यूट के साथ नहीं होता है। तो ये दोनों फंक्शन काम करते हैं, चाहे DEZCP यूज करो और चाहे तुम DEZCP यूज करो, दोनों फ्लोटिंग कंपेरिजन के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक, बट इसमें क्या होता है कि आउटपुट जो होता है वो 3 आउटपुट ऑक्यूपाई होते हैं। आपको 3 आउटपुट स्पेसिफिक किसी काम के लिए यूज करना है और कंपैरिजन बिट का यूज करने चाह रहे हो कि इस रेंज के पार्टिकुलर रेंज में आउटपुट को ऑन करवाना है, कि इतनी रेंज हो तो हमारा ये आउटपुट ऑन हो जाए, इतनी रेंज के बीच में आए प्रोसेस हमारा तो ये आउटपुट ऑफ हो जाए। उस केस में हमको ये काम करवाने हैं, तो ये काम हम वहाँ तब इस टाइप के फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम मान लो कि हम चाह रहे हैं कि हमारी मान लो 3 मोटर लगी हैं, y0, y1, y2। ठीक है, तीनों मोटर में क्या है कि हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारा मटेरियल जो हो जाए, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? सेंसर के थ्रू आती है, एनालॉग सेंसर के थ्रू वैल्यू आ रही होंगी। कहाँ पे? S1 S2 के अंदर और S के अंदर, S के अंदर भी वैल्यू आ रही होंगी। कहाँ से? सेंसर के थ्रू। S1 S2 में भी सेंसर के थ्रू आ रही होंगी वैल्यू, और जो S में वैल्यू आएगी वो S1 S2 से कंपेयर होगी। उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या करेगा? ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। तो तीनों आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तुम्हारे। ठीक है, इस तरह के एप्लीकेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं, कंपेरिजन कमांड, है ना। तो मैं आपको जब कंपेरिजन कमांड एप्लीकेशन बेस बताऊंगा तो ये सारी कंपेरिजन कमांड का यूज
दिखाऊंगा आपको कैसे यूज कर रहा हूं मैं, बट आपको ये सारी चीज़ें पहले से मालूम होना चाहिए कि कमांड ये कैसे काम करती है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये सारी कमांड होती हैं। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन कमांड पे। तो ये हम लोग देख चुके हैं कमांड कैसे काम करती है। अच्छा, यहाँ पे एक ISP_1, ये चीज़ देखोगे बहुत अच्छी चीज़ है, ISP_1। ये वाला मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखो आप, आउटपुट को भी ऑन कराने का एक कमांड दे सकते हो आप, ISP। तो ये लिखोगे आउट, नहीं आउट नहीं लिखना है आपको, ISP लिखना है। ISP देना है और शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर लेना है और इसको डाल देना है 1। एंटर करोगे तो कह रहा है इनवैलिड। ओके, अभी मैंने क्या दिखाया है यहाँ पे, ISP_out1, तो कह रहा है इनवैलिड। तो आप यहाँ पे क्या करो, आउट के साथ लिखो इसको, आउट। आप स्पेस देके एंटर करो। अब भी नहीं कर रहा है एक्सेप्ट, तो है यार, शायद ये ऑफलाइन में हम लोग कर पाए। चलो ऑफलाइन करते हैं, ठीक है। अब तो ऑफलाइन है, तो यहाँ पे एंटर करवा के देखते हैं, शायद आउट ISP_0। तो यहाँ पे इस तरह से ले लेता है, तो ये आउटपुट ऑन भी होता है। मैं तुमको दिखाता हूँ, ये एक फिजिकल आउटपुट ना होके मेमोरी बिट के आउटपुट की तरह काम करता है। कोई एरर भी नहीं आएगा, तो ये मेमोरी बिट की तरह काम करेगा। ISP इस तरह से कई बिट बना सकते हो, ठीक है। और जैसे ऑनलाइन मोड पे जाओगे, देखो ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया ना। ISP_0, ISP_1, ISP_2, ISP_3, ISP_4, इस तरह से डिसीजन ले सकते हो। और इस पर क्लिक करके फंक्शन F1 जान सकते हो, इसके बारे में डिटेल ले सकते हो, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रक्शन ये कैसे काम करता है, ठीक है, ISP कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे मालूम हो जाएंगी। और तो ये फंक्शन आपके साथ में काम करते हैं। तो आप मैंने पीछे इस प्रोग्राम को मैं बैक स्पेस देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि तो ये ISP आप यूज कर सकते हो, _0, _1, _2 मेमोरी बिट की तरह ही होता है, ठीक। जहाँ पे आप मेमोरी बिट यूज करते हो, वहाँ पे आप ISP_0, _1 भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल फंक्शन प्रेस करेंगे और सॉरी, यहाँ से हम लोग पीछे पे ले आते हैं, बैक स्पेस देते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इसका फंक्शन F1 लेते हैं। उसमें आपको दिखेगा, ये देखो ISP दिखा रहा है ना, कि आप इस तरह से बनाओ और फिर कंपेयर कराओ। कंपेयर कराने के बाद ISP_1 M0 की तरह ही काम करेगी, ठीक। M1 M2, फिर M1 M2 अगर हमारे होंगे तो आउटपुट को ऑन कराएंगे। अब मेमोरी बिट है, मेमोरी बिट का डाल कर यूज करके आप आउटपुट को ऑन ऑफ करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जोन कंपेरिजन कैसे काम करता है वो बताया मैंने, और फ्लोटिंग जोन कंपेरिजन कैसे काम करता है वो भी बताया मैंने। फ्लोटिंग जोन कंपेरिजन कौन सा है, DEZCP, ठीक है। तो ये मैंने लिखा भी है, फ्लोटिंग वैल्यू जो DE है वो फ्लोटिंग वैल्यू ऑफ द डाटा S1 इज कंपेयर टू डाटा ऑफ S2 एंड रिजल्ट S1 एंड S2 M30 ऑन, ठीक है। M3 ऑन हो जाएगा, S1 एंड S2 अगर बराबर होता है तो M4 ऑन हो जाएगा, S1 और S2 से ग्रेटर देन वैल्यू तो M5 ऑन हो जाएगा, इंडिकेट बाय द 3 डिजिट डिवाइस इनवर्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब अगर आप M की वैल्यू दे रहे हो ना, तो M आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने जहाँ पे आप देख रहे हो M9 डिसाइड कर रखा, तो इसका मतलब M9, M10, M11 ऑन होगा, क्लियर। Y दे रखोगे तो Y ऑन होगा, S दे रखोगे तो S ऑन होगा, जो आउटपुट में एड्रेस दे दोगे वो आउटपुट का एड्रेस ऑन हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। अब यहीं से बात करते हैं, कुछ CMP होता है, कुछ CPMP। अच्छा, CMP CMPP दोनों सेम होते हैं, DCMP DCMPP ये दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है तुमको DECMP DECCMPP, तो ये इंस्ट्रक्शन दोनों काम करते हैं फ्लोटिंग वैल्यू के लिए भी, ठीक। किसके लिए काम करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू के लिए।
तो ये भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि S1 अगर ग्रेटर देन है S2 से तो Y0 ऑन होगा, क्लियर। और S1 यदि बराबर है S2 के तो Y1 ऑन होगा। D+2 कंडीशन में आओगे तो S1 यदि ग्रेटर देन होता है सॉरी लेस देन होता है S2 से तो Y2 ऑन होगा उस केस में। चलो आप कंपेरिजन करा लेते हैं, दोनों का मान कैसे कंपेरिजन करेगा। CMP देखते हैं कैसे। CMP तो यहाँ पे एंटर करते हैं CMP और इसको भी डिलीट करते हैं, CMP कमांड देते हैं और यहाँ पे हम लोग CMP कैसे काम करता है एंटर मार देते हैं और यहाँ पे दो वैल्यू डालते हैं, एक 5 एक 6। सॉरी ओपन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग Y0 लिख देते हैं या M0 डाल देते हैं। मान लो कि M0 डालेंगे तो उसका ये वर्चुअल मेमोरी बिट है, तो वर्चुअल मेमोरी बिट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं Y0 आपको बताता हूँ आउटपुट फिजिकल आउटपुट के साथ कैसे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो, मैं डाटा रजिस्टर की वैल्यू के साथ तो आपको वैल्यू चेंज करके दिखा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये CMP है तो 16 बिट है तो इसको आप D1 दे सकते हो एड्रेस, कोई इसको इसके बीच में गैप नहीं करना है। डाउनलोड कर दो। ये हो चुका है डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करेगा। कह रहा है S1 S2 ग्रेटर देन की बात करता है ये, ठीक है। तो अब मैं जैसे ऑनलाइन सिमुलेशन में जाता हूँ, दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो Y1 ऑन हो गया, Y1 ऑन हो गया। क्यों Y1 ऑन है भाई? Y1 ऑन इसलिए हो चुका है, यहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको। Y1 क्यों ऑन है? Y1 इसलिए ऑन हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि S1 एंड S2 क्या ग्रेटर देन है? नहीं तो ग्रेटर देन तो नहीं है। क्या इक्वल है? हाँ इक्वल तो है। D0 D1 इक्वल है। क्या है? इक्वल है भाई। 0 इक्वल टू 0 तो वो Y1 ऑन है, मतलब S1 S2 की वैल्यू इक्वल है। अब यहाँ पे अनइक्वल कर देते, मान लो ये चेंज कर देते, यहाँ पे 5 दिया, क्या होगा इस समय? Y0 ऑन हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ Y0 दिया नहीं, तो Y0 मैं आपको दिखा देता हूँ। Y2 है अपने पास, Y0 नहीं है, तो ये डिलीट करके Y0 ले लेते हैं, एंटर करते हैं तो Y0 ऑन हो गया, क्लियर। 5 ग्रेटर देन है ना भाई, यहाँ देखो। अगर 5 ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? मतलब S1 वैल्यू ग्रेटर देन हो गई S2 से, इस केस में Y0 ऑन हो गया, जहाँ मेरा कर्सर है अच्छे से देखो, क्लियर। तो इस तरह से CMP का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि S2 वैल्यू बड़ी कर देते हैं S1, तो उस केस में हमारा Y2 ऑन हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं। इसमें मैं कर देता हूँ 6, तो देखो ये ऑन हो गया, Y2 ऑन हो गया ना बीच वाला, तो ये Y2 ऑन हो जाता है इस तरह से कंपैरिजन कमांड करते हुए। अब दूसरा इसी तरह से होता है। अब CMP आपने देख लिया ना कि किस तरह से कंपैरिजन कमांड का यूज करके हम लोग काम कर रहे हैं, 2-3 आउटपुट को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से ऑन होना है, किस तरह से ऑफ होना है। अच्छा, तो इसी तरह से CPMP काम करता है, ठीक। 16 बिट और 32 बिट का मैं दिखाऊं यहाँ पे। जगह 32 बिट की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको D लगाना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, तो 32 बिट हो जाएगा ये। अब 32 बिट होगा तो 32 बिट में क्या पड़ेगा तुमको? D0 है तो D1 आपको नहीं दे सकते एड्रेस, क्योंकि आपको 32 बिट में 2 स्लॉट खाली रखने हैं। तो D0 तो एक पड़ा है 16 बिट का, बस 16 बिट का एक और रिजर्व खाली करना है, तो क्योंकि 32 बिट का डाटा रजिस्टर है, ठीक। तो यहाँ पे मैं D2 दूंगा, D1 का में गैप कर दिया, बस क्लियर। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे D2 दे ही चुका हूँ और D0 के साथ ही साथ, चलो ठीक है, ऊपर वाला मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको कैसे काम करता है। ये वाला डिलीट किया। अब DCMP कैसे काम करता है उस तरह से देख सकते हैं। अब DCMP को डाउनलोड कर देते हैं यहाँ से। तो ये 32 बिट है, तो 32 बिट के लिए डाटा रजिस्टर जो होता है एक गैप करके देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई D0 है वो ग्रेटर देन होता है D2 से। उस केस में क्या होगा? मतलब S1 जो बड़ा है S2 से बड़ा है, उस केस में क्या होगा? S1 अगर बड़ा हो गया S2 से, तो इस केस में हमारा Y0 ऑन रहता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से लिख लेना है और मैनुअल से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, मैनुअल में पढ़ लेना आप लोग, ठीक। तो मैनुअल आपको हर बार मैं दिखाता हूँ और अच्छे से पढ़ाता भी हूँ, और उससे वो डाउनलोड करके सारी चीज़ें उसको देख लेना कैसे मैनुअल में कमांड डालना CMP और सर्च कर लेना, आ जाएगा CMP कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से CMP कमांड करता है। अच्छा, CMP में ये देख सकते क्या
फ्लोटिंग वैल्यू कंपेरिजन होती कि नहीं। चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 5.5 एंटर मार देता हूँ। क्या फ्लोटिंग वैल्यू कंपेरिजन होती कि नहीं? ठीक है, ये देखो y2 ऑन कर दिया। कितना आउट वन क्यों? y2 ऑन कर दिया। अच्छा D0 मैं बड़ा करता हूँ एक बार, मैं इसका कर देता हूँ 10.10। अभी देखना y2 ऑन है ना, और मैं इसको 10.10 कर रहा हूँ, एंटर। y ऑन था ना, ये देखो y0। तो CMP जो कमांड होती है वो फ्लोटिंग वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों वैल्यू को कंपेयर करती है। चाहे तुम डेसिमल वैल्यू दो, चाहे दशमलव में वैल्यू डिफाइन कर दो, उसमें वो भी वैल्यू कंपेयर कर लेगी, और यह वैल्यू तुम एब्सोल्यूट वैल्यू दोगे वो भी वैल्यू कंपेयर कर लेती है। तो ये इसका स्मार्ट फंक्शन होता है CMP का या DCMP का। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शन है CMP और DCMP और DCMPP, ये फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू और फ्लोटिंग वैल्यू दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करा सकते हैं। और DECMP होता है, जबकि ये देखो कंपेयर तो कर रहा है, स्पेशली देखो इसके लिए फ्लोटिंग वैल्यू के लिए बनाया भी गया है। तो यहाँ पे DECMP डालोगे तो वो केवल फ्लोटिंग वैल्यू को करेगा, ओनली फ्लोटिंग वैल्यू। दिखा देता हूँ एक बार DCMP कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ई लगा देता हूँ केवल, बस कैपिटल ई और मार देता हूँ तो DCMP आ जाएगा। क्योंकि DECMP और DECMPP दोनों सेम काम करते हैं, दोनों इंस्ट्रक्शन सेम ही काम करते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो फ्लोटिंग वैल्यू है। क्या है? फ्लोटिंग वैल्यू। अब मैं यहाँ पे 5.5 डालता हूँ। पहली बात 5.5, चलो 5.5 एंटर किया, और S2 में भी 5.5 ही डालता हूँ, 5.5। तो उस केस में हमारा बीच वाला आउटपुट जो है वो ऑन होना चाहिए, है ना। तो देखो y1 हमारा ऑन हो गया, y1 ऑन हो गया। अब अच्छा, इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू अगर दो दोगे आप यहाँ पे, मान लो मैं दे देता हूँ 5, ओनली 5, देखो क्या होगा। और इसमें मैं दे देता हूँ 6, एंटर मार देता हूँ। कह रहा y2 ऑन हो गया। क्या ऑन हो गया? y2। और इसको मैं एक बार फिर से यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये कंपैरिजन कमांड लाते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये वाली जो कंपैरिजन कमांड है DECMP और DCMPP, ये कमांड जो है तुम्हारी एक्चुअली काम करती है किस लिए? कंपैरिजन बिट के लिए। तो यहाँ पे देखो कि S1 S2 की वैल्यू जो है वो क्या है। ठीक है, D0 D1 D2, यहाँ पे हमारे पास D0 D1 D2 लाओ, इसको डिलीट करो, D0 D1 D2 लाओ, D0 से यहाँ पे लाओगे आप 3 डाटा रजिस्टर। तो D0 ले आया, D1 ले आया, D2 ले आया। ठीक है, तो 5 है, इसमें 5 वैल्यू पड़ी है, इसमें 5 पॉइंट उसने ऑलरेडी ले लिया, 6 भी ले लिया है। तो वो फ्लोटिंग वैल्यू दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक, तो CMP और DCMP वाले जो फंक्शन है, ठीक है, ये वाले जो फंक्शन है आपके साथ, ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं। CMP वाले फंक्शन जितने भी हैं, ठीक है, CMP DCMP और DEZCP, ये सारे फंक्शन जो हैं इस तरह से फ्लोटिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक, ये वाले फंक्शन जिस पे मेरा कर्सर है और इस साइड वाले फंक्शन, ये फ्लोटिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं। और जो पीछे मैंने बताया वो भी फ्लोटिंग वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। ये 32 बिट के लिए यूज होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ओवरऑल प्रोसेस होता है कंपैरिजन बिट का। क्लियर? और ISP_1, ISP_2, ISP_3, इस तरह से कई सारे एड्रेस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप आपको कंपैरिजन कमांड, जितनी भी कंपैरिजन कमांड डेल्टा में यूज होती थी सारी मैंने आपको बता दी, कोई कंपैरिजन कमांड बची नहीं। चाहे टाइम कंपैरिजन हो, एब्सोल्यूट वैल्यू कंपैरिजन हो, फ्लोटिंग वैल्यू कंपैरिजन हो, फ्लोटिंग वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों कंपैरिजन कहाँ पे होती हैं, वो सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इतना कोई नहीं तुमको बताया होगा कि एक साथ सारी कंपैरिजन कमांड इतनी सारी एक साथ डिस्कस करके बता दे। ठीक है,
किस तरह से कंपैरिजन कमांड काम होती हैं। तो मैंने तुमको एक एक कमांड बता दी। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि कुछ डेल्टा पीएलसी में कुछ सीख रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कई सारे मैं ऐसे प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शन, मैं एक एक इंस्ट्रक्शन तो जरूर यूज करूंगा। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और कई सारे प्रोग्राम भी हम लोग बना रखे हैं, उस प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो मेनली अभी लोग हम इंस्ट्रक्शन के बारे में जान रहे हैं। धीरे धीरे जब इंस्ट्रक्शन के बारे में जान जाएंगे तो इनकी ज़रूरत अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है? तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ो, जानो, समझो, सिमुलेट करो, एनालिसिस करो। ठीक है?